क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 8 साम एक किसान पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कविता है और जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो पहले बेटा मैं अपने कवि के बारे में बता दूं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ था और इनका निधन 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ था। इनकी जो मुख्य कृतियां हैं वह है काव्य में बेटा इनकी है तीसरा सप्तक, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं। और इनका कथा साहित्य है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उड़े हुए रंग। और जो इनके नाटक हैं वह है बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। तो चलिए क्लास सेवेंथ बेटा इस पाठ को, इस कविता को अब आप समझिए। यहाँ पर बेटा दो चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर एक किसान बैठा है और जो ये चित्र है ना बेटा, इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि जो मैं कविता समझाने जा रही हूँ वो पूरी कविता इसी चित्र में पिरोई गई है। ये जो चित्र है ये एक किसान का है और कवि ने एक जाड़े की शाम का, जाड़े की शाम है और उसके प्राकृतिक दृश्य को पिरो दिया है। और किसके रूप में? एक किसान के रूप में। शाम एक किसान, जाड़े की शाम है और सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य है और उस दृश्य का किसान के रूप में कवि ने बेटा चित्रण कर दिया है क्या? देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक पहाड़ है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे क्या बह रही है? नदी बह रही है। और पहाड़ के ऊपर क्या है? आकाश है। तो कवि ने आकाश, पहाड़, नीचे बहती हुई नदी, साथ ही सूरज, इन सब को मिला के कवि ने एक किसान के रूप में चित्रण कर दिया है। ये जो पंक्तियां हैं बेटा, इसको पढ़ने के उपरांत आप समझ गए होंगे कि किसान के रूप में कवि ने चित्रण किया है। आकाश का साफा बांधकर, साफा माने होता है बेटा पगड़ी, आकाश रूपी पगड़ी को बांधकर सूरज की चिलम खींचता, मतलब पहाड़ है और वहीं पे क्या है? वहीं सूरज है जो अब ढल रहा है। शाम है ना, तो शाम को सूरज ढल रहा है। तो आकाश रूपी पगड़ी को बांधकर एक किसान है, अर्थात पहाड़ के सिर पर जो है आकाश है जो साफे के रूप में, पगड़ी के रूप में बंधा है और वह सूरज की चिलम खींच रहा है। चिलम मतलब हुक्का। सूरज की चिलम को वह किसान खींच रहा है। बैठा है पहाड़, मतलब एक पहाड़ है जिसने आकाश रूपी पगड़ी को बांध रखा है और सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसके जो पहाड़ के नीचे नदी बह रही बेटा, उसको कहा है कि उसके घुटनों पर, मतलब किसान के घुटनों पर जो है नदी है वह चादर के समान लग रही है।
पास ही दहक रही है। पलास के जंगल की अंगीठी, और पास में ही पलास के जंगल है, मतलब पलास के पेड़ हैं। पलास के पेड़ है और उस पेड़ पर क्या है, पेड़ पर लाल लाल फूल खिले हैं। उन्हीं लाल लाल फूलों को कवि ने अंगीठी कहा है। अंगीठी जब दहकती है तो लाल लाल दिखती है ना। जब अंगीठी में बेटा आग खूब दहकती है तो आग कैसी दिखती है, लाल लाल दिखती है। तो वहाँ पर जो पहाड़ है वहाँ पर जंगल है और उस जंगल में पलास के पेड़ है और उन पेड़ों पर लाल लाल फूल खिले हैं जो अंगीठी के समान लग रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, अब क्या हो रहा है, पूरब की दिशा में। अंधकार पूर्व दिशा में यानी कि पूरब की दिशा में। क्षितिज, क्षितिज अंधकार पूर्व की, अंधकार दूर पूर्व दिशा में। क्षितिज, क्षितिज मतलब जहाँ पर बेटा ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे धरती और आकाश क्या हो रहा है, मिल रहे हों। तो वहाँ पर अंधकार अब गहराता जा रहा है। अंधकार दूर पूर्व में यानी पूर्व की दिशा में अब अंधकार गहरा रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि शाम का वर्णन किया गया है ना इस पंक्तियों में। इन पंक्तियों में शाम का वर्णन किया गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूरज पूरी तरह से ढल चुका और चारों तरफ अब अंधकार गहराने लगा है। जब अंधकार गहराने लगा है तो क्या लग रहा है, जैसे सिमट कर अंधकार जब गहरा होने लगा है, अंधकार गहराने लगा तो ऐसा लगता है कि जैसे सिमटा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले सा मतलब होता है बेटा झुंड सा, और गल्ले सा झुंड सा और सिमटा बैठा है भेड़ों के, मतलब सिमट कर जैसे लग रहा है। अंधकार को देख के कवि कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि भेड़ों का जो झुंड है वह अब सिमट कर बैठ गया है। मतलब इतना गहरा अंधेरा हो गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अब भेड़ों का झुंड है और वह एक के साथ एक सिमट कर एक साथ बैठ गए हैं। मतलब कवि का मतलब बेटा इस पंक्तियों में यही है कि पश्चिम दिशा में अस्त होने वाला जो सूरज है, पश्चिम दिशा में जो अस्त होने वाला सूरज है वह चिलम पर रखी हुई सुलगती हुई आग जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में सुलगती हुई आग जैसा प्रतीत हो रहा है और वातावरण में चारों तरफ फिर शांति छा गई। तो एक बार बेटा फिर इसकी व्याख्या देखिए क्या है। थोड़ा सा आपके लिए ये कठिन है मगर ध्यान से देखिए बेटा। कवि ने शाम का चित्रण किया है जो कि एक किसान के रूप में किया है। जाड़े की शाम है, सूरज जो पूर्व से उगता है और पश्चिम में क्या होता है, छिपता है। आकाश का साफा बांधकर एक किसान है, मतलब पहाड़ रूपी किसान है जिसने आकाश की पगड़ी बांध लिया है। और सूरज, जब सूरज डूबता है तो कैसा लगता है बेटा, सूरज जब डूबता है तो भी एकदम वो लाल लाल दिखता, आग के जैसा प्रतीत होता है, जिसे कवि ने यहाँ पर चिलम का रूप दिया, चिलम का नाम दिया है। मतलब आकाश की मतलब सूरज की चिलम को, सूरज रूपी चिलम को जो है पहाड़ मतलब किसान खींच रहा है। बैठा है पहाड़, मतलब एक पहाड़ है जिसने पहाड़ रूपी किसान है जिसने आकाश का पगड़ी बांध रखा है और सूरज रूपी चिलम को वह खींच रहा है। मतलब अब सूरज धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूरज धीरे धीरे अब अस्त होने वाला है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो पहाड़ के नीचे नदी बह रही है वह घुटनों पर, किसान के घुटनों पर पड़ी हुई चादर के समान लग रही है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, और फिर वहाँ पर क्या है, पलास के बड़े बड़े पेड़ हैं और पलास के पेड़ों पर लाल लाल फूल खिले हैं जो अंगीठी के समान
दिखाई दे रहा है। पलाश के जंगल की अंगीठी, मतलब पलाश के पेड़ हैं और पलाश के पेड़ पे जो लाल लाल फूल खिले हैं वह दहकती हुई अंगीठी के समान दिख रहा है। अंधकार दूर पूर्व में, अब धीरे धीरे अंधकार भी होने लगा है, धीरे धीरे सूरज डूब चुका है और अंधकार गहराने लगा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे दूर कहीं सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ऐसा लगता है कि जैसे दूर कहीं भेड़ों का झुंड है जो कि इकट्ठा होकर सिमट कर एक दूसरे के साथ सिमट कर झुंड के समान जो है बैठ गया है। यानी अंधकार पूरी तरह से अब हो चुका है। पलाश, पलाश का मतलब होता है बेटा टेसू, टेसू के फूल। अब देखिए बेटा इस पंक्ति को, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में बेटा वर्णन है सूरज के धीरे धीरे डूबने का। जाड़े की प्राकृतिक दृश्य में सूरज के धीरे धीरे डूबने का वर्णन है। और इन पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है? इन पंक्तियों में जो है, जो वहाँ पर शाम को प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य में जो अचानक घटना हुई, अचानक कौन सी घटना हुई बेटा? इन पंक्तियों में पता चलेगा। अचानक एक घटना हुई, उसी घटना का कवि ने वर्णन किया है। अब घटना कौन सी हुई? घटना ये हुई, अचानक बोला मोर। तब तक क्या हुआ? चारों तरफ शांति छा गई। जब बेटा अंधेरा होता है तो कैसा होता है वातावरण? चारों तरफ शांति छा जाती। दिन भर तो लोग चहल पहल करते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जाड़े की शाम क्या होती, धीरे धीरे गहराती है तो लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो चारों तरफ क्या होती? चारों तरफ शांति व्याप्त हो जाती, चारों तरफ शांति छा जाती। तभी तभी क्या होता? अचानक बोला मोर। तभी अचानक मोर बोल उठता है। और जब बोल उठता है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने आवाज लगा दी। मोर बोला और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अचानक आवाज दी। और क्या आवाज दी? कहा सुनते हो। आवाज दी कि सुन रहे हो। इतना कहते ही कि सुनते हो, इतना कहते ही प्राकृतिक जो दृश्य था, जो सुंदरता का वर्णन कवि कर रहे थे, अचानक उसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या आता है? जो चिलम थी, चिलम मतलब सूरज रूपी चिलम, वह औंधी, औंधी मतलब उलट गई, औंधी मतलब उलट गई। वह सूरज रूपी जो चिलम जिसको किसान रूपी पहाड़ खींच रहा था, वह चिलम उलट गई। धुआं उठा, चारों तरफ धुआं उठा, मतलब चारों तरफ एक घटनाओं के जैसा लगा। चिलम उलट गई। चिलम उलटते ही आग बुझ गई। और जब आग बुझ गई तो आग बुझने पर क्या होता है बेटा? धुआं उठता है ना। तो अचानक आग बुझी तो धुआं उठा। धुआं उठा, सूरज अब पूरी तरह से डूब गया। शाम ढल गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मतलब ये घटना घटी कि धीरे धीरे जो सूरज डूब रहा था वह अचानक पूरी तरह से डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। क्लास 7th समझ में आया बेटा ये कविता? देखिए एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं। शाम एक किसान, मतलब कवि ने यहाँ पर एक जाड़े की शाम का, मतलब जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। उन्होंने जो है पहाड़ के पास जो है सूरज डूब रहा है और सूरज डूबने पे लालिमा छाई हुई है। पहाड़ के नीचे नदी बह रही है और वहीं पर पलाश के जंगल हैं। इन सबको लेके कवि ने वर्णन किया है। और पहाड़ के ऊपर क्या? आकाश है। तो एक किसान है, मतलब पहाड़ रूपी किसान है, उसने आकाश का साफा, साफा मतलब पगड़ी, आकाश की पगड़ी बांध रखी है और वह सूरज की चिलम अर्थात सूरज की दहकती चिलम को वह खींच रहा है। उसके घुटनों पे जो नदी
रूपी चादर है उसके घुटनों पर पड़ी है। और वहीं पास में दहक रही, दहक मतलब दहकना मतलब जलना, वहीं पास में पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश मतलब टेसू के पेड़ हैं और उसमें लाल 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 फूल खिले हैं। और वह फूल क्या लग रहे हैं, वह फूल जैसे जलती हुई दहकती हुई अंगीठी के समान लाल लाल दिख रहे हैं। तो पहाड़ रूपी किसान है, उसने आकाश की पगड़ी बांध रखी है और सूरज की चिलम को खींच रहा है। उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर सी पड़ी है। वहीं पास में जो है टेसू के पेड़ हैं जिसमें लाल लाल फूल जो जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, और दूर पूर्व में अंधकार अब धीरे धीरे छाने लगा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ों के गल्ले सा, गल्ले सा मतलब झुंड सा, कि भेड़ों के झुंड सा, भेड़ है वो सारे सिमट कर, झुंड बनाकर जो है एक साथ बैठ गए, सिमट गए मतलब इकट्ठा हो गए और एक साथ बैठ गए, मतलब अंधकार अब इस तरह का लग रहा है। अचानक मोर बोला। जिस प्राकृतिक दृश्य का कवि ने यहाँ वर्णन किया, यहाँ पर तब तक एक अचानक घटना हुई। घटना क्या हुई, तब तक अचानक बोला मोर, मोर बोल उठा। जैसे लगा कि जैसे किसी ने आवाज दी, कहा सुनते हो, आवाज दी कि सुन रहे हो। तब तक चिलम औंधी, चिलम मतलब जो सूरज रूपी चिलम थी, मतलब सूरज यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ सूरज पूरी तरफ से नीचे को उल्टा हो गया, मतलब सूरज पूरी तरह से डूब गया। और चिलम, चिलम में जो आग थी जब वो उल्टी हो गई तो आग तो बुझ गई लेकिन उससे धुआं उठने लगा। तो जो सूरज रूपी चिलम थी वह उल्टी हुई और उसके उल्टे होते ही धुआं धुआं सा उठने लगा। पूरा सूरज डूब गया। अब पूर्ण रूप से शांति व्याप्त हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो ये है बेटा आपकी कविता शाम एक किसान। मतलब कवि ने एक पहाड़ रूपी किसान का वर्णन किया है और वो भी जाड़े की शाम का, जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का यहाँ पे बेटा कवि ने वर्णन किया है। क्लास 7th। एक बात मैं बता दूँ बेटा आपसे कि ये जो कविता है ये थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि यहाँ पर शाम का वर्णन है, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है। अगर बेटा आपको ये कविता नहीं समझ में आएगी, आप पढ़ के देखिएगा, आप लोग बेटा पढ़ के एक बार देखिएगा। अगर आपको ये पढ़ने के बाद और मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं आती है तो मुझसे बताइएगा, मुझसे कहिएगा, मैं आपको बेटा ये कविता फिर से समझा दूंगी। ये जो कविता है मैं फिर से समझा दूंगी। और लेकिन आपको बेटा ये कविता बहुत अच्छे से फिर से एक बार समझनी होगी। आप अपने आप फिर से कविता समझिए, इस कविता को पढ़िए और देखिए कि कवि ने इन पंक्तियों में और इस चित्र में कितना दोनों में समानता है। कवि ने पूरे इस चित्र में अपनी कविता की इन पंक्तियों को पिरो दिया है और कितने सुंदर ढंग से बेटा उन्होंने अपनी कविता की हर एक पंक्ति को पिरोया है। तो अच्छे से पढ़िएगा और आज बेटा अपनी कॉपी पर इस पूरी कविता को लिखिएगा। लिखने के बाद कोशिश कीजिएगा कि ये वाला जो चित्र है बेटा वो आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए। वैसे तो दोनों चित्र में से आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि बेटा आप ये वाला जो चित्र है वो अपनी कॉपी पर बना लीजिए। तो क्लास 7th आज बेटा आप इस कविता को फिर से अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका चित्र बनाइएगा। कविता समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलिएगा, हम आपको ये कविता फिर से समझा देंगे।